विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। समझें लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, यही चैप्टर चल रहा है। इसमें आज समझना है आपको लोकतंत्र की विशेषताएं। तो देखिए, अभी कल जो हमने पढ़ाया था उसमें ये समझाया था, कई बच्चों के अलग अलग विचार थे और उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो मैडम ने भी समझाया था कि लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को समझना ज़रूरी है। सही लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जो ये मतलब कल समझाई गई थी। तो देखिए, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कल जो समझ में आया था वो लास्ट में उसका ये निष्कर्ष निकला था कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है और इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? यानी लोकतंत्र में कुछ तो चुने हुए हैं जिनको जनता चुन रही है, तो उनके पास क्या अधिकार होने चाहिए, और ऐसे कौन से भी अधिकारी हों जो बिना चुने हुए भी वो अपना कुछ काम कर सकेंगे। और दूसरा, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? यानी दूसरी बात क्या है कि चुनाव, कौन सा चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाएगा? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है? और तीसरी बात, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? यानी पूरी जनता में ये भी निश्चित होना चाहिए, किसी भी देश की जनता में कौन से लोग जो शासकों का चुनाव कर सकते हैं। जब शुरुआत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी तो कई देशों में सभी को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। वहाँ पे या तो पढ़े लिखे लोगों को, जिसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग चुनाव के नियम बने थे। तो यही यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। यानी चुनाव कौन लोग कर सकते हैं, या यदि शासक चुनना है मतलब बनना है तो कौन खुद को शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? तो वो ये समझना ज़रूरी है कि क्या इस तरह की व्यवस्था सही है कि कुछ नागरिकों को अधिकार मिले और कुछ को ये अधिकार ना मिले। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? यानी जो चुने हुए शासक हैं, जिनको जनता ने चुना है, तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर काम करना ज़रूरी है? यानी या तो कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं बंध जाएं कि उनमें बंद करके वो काम करें। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार किया जाए। अब देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। यानी ऐसा आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रमुख फैसले होते हैं जिन पर जो है फैसले लेने का अधिकार केवल नेताओं के पास होता है, या फैसले ज़्यादातर नेताओं के हाथ में होते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। तो यहाँ ये तानाशाह जैसी स्थिति हो गई और यहाँ पे लोकतंत्र की कोई मायने नहीं रह गए। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया।
यानी जनमत संग्रह करा लिया और अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो कराया उन्होंने वो वास्तव में जनमत संग्रह नहीं था, वो एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, यानी उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये लीगल है, उसके ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी उन्होंने ऐसा संविधान में नियम या आदेश बना दिया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को, यदि कोई असेंबली कर रहा है तो उन्हें भंग कर सकता है। यानी खुद राष्ट्रपति बन गए और पूरे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, जिससे जनता इकट्ठे होकर के कोई निर्णय न ले सके। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी चुनाव का जो चुनाव हुए वो एक दिखावा मात्र हुआ। चुनाव हुए, कुछ अधिकार भी प्रतिनिधियों को दिए, लेकिन कोई खास अधिकार नहीं दिए गए। पूरी शक्ति, पूरी सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के हाथ में रही और जो राष्ट्रपति बन गए थे जनरल मुशर्रफ, उनके पास रही। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। मतलब ऐसे शासन को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। लेकिन यहाँ तो जनता के हाथ में कुछ रह ही नहीं गया, जनता ने जिनको चुना उनके पास कुछ नहीं रह गया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। यानी चुनाव तो किया, लेकिन वास्तविक शासक चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बन सके, क्योंकि उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं दी गई। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। यानी मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ और सेना के अधिकारी ये जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे और सही फैसला, अंतिम फैसला इन्हीं के हाथ में था। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। यानी ये तानाशाही शासन हुआ। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, यानी संसद भी है, जनता ने चुना है प्रतिनिधियों को, और सरकार भी है, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके पास नहीं है जिनको जनता ने चुना है। पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है शासन की, तो क्या मतलब है? कुछ नहीं। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। ये इतना समझ में आया कि लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या हुई? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पहली विशेषता हुई लोकतंत्र की। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।